धैर्य, निरंतरता, संयमित दिनचर्या, लक्ष्य को ध्यान में रखकर जीवन से अनुशासन और कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। अलग अलग रास्तों पर चलने से अच्छा है कि हम एक ही रास्ते पर रोज चले, तो उस रास्ते की बारीकियों से हम परिचित हो पाएंगे। यह मानना है पहले अटेम्प्ट में ही जेपीएससी क्लियर करने वाली कुमारी नीलम का। विज्ञान की विद्यार्थी के लिए इतिहास एवं भूगोल को पढ़ना क्यों मज़ेदार रहा? नीलम जी, हमारे कार्यक्रम इफेक्टिव एजुकेशन परसेंटेज से परे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपने सफलता पाई है, इसकी खुशी हमसे साझा करें। 2016 में ही मैंने इसका प्री एग्जामिनेशन दिया था और मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मैं इसमें अच्छा करूँगी। मैंने इसके लिए आचार्य IAS एकेडमी में नित्यानंद पांडे सर का गाइडेंस लिया था। उनके मार्गदर्शन से और मेरी मेहनत से मैं इसमें प्री एग्ज़ाम में सफलता को लेकर के आशान्वित थी। लेकिन फिर मेंस एग्जामिनेशन हुआ। मेंस एग्जामिनेशन 2-3 बार पोस्टपोन हो गया, काफ़ी ज़्यादा समय लग गया और लगभग 3 साल बाद मेंस एग्जामिनेशन हुआ। उसके 1 साल बाद इंटरव्यू हुआ। मैं थोड़ी सी सशंकित थी कि इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन जब परिणाम आया तो बिल्कुल मेरी खुशी और भी दोगुनी हो गई और मैं इसका श्रेय अपने भगवान, माता पिता, अपने गुरु और अपने परिवार के बाकी सारे सदस्यों को और अपने मित्रों को देना चाहूँगी। देखिए, 2015 के पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, स्पेशली मेरी बड़ी बहन ने मुझसे ऐसा कहा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, और मैं अपने जॉब को छोड़ करके यहाँ तैयारी करने के लिए आ गई। तो लगभग 1 साल की तैयारी में मैंने इतनी तैयारी कर ली थी कि प्री एग्जामिनेशन में आराम से क्वालिफाई कर जाऊँ। तो 2016 का जो समय बीता वो पढ़ाई में ही बीता और इसी दौरान जो कि कुछ अर्निंग के लिए मैंने साथ में ट्यूशन क्लासेस भी लेना शुरू कर दिए और मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां मैं वैसे ज़रूरतमंद छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस लेती हूं जो कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे या जो भी टॉपिक्स होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। उसने जब प्री दिया उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी? उसके लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और रेगुलर 5 से 6 घंटे की स्टडी की। एग्जामिनेशन टाइम पे ये थोड़ा सा ज़्यादा 8 से 10 घंटे की स्टडी थी, अदरवाइज़ 5 से 6 घंटे की रेगुलर स्टडी करने की मैंने कोशिश की। मैं जिन भी चैप्टर्स को पढ़ती थी उसे किसी एक ही बुक से मैं पढ़ती थी। बहुत ज़्यादा बुक्स का मैंने सहारा नहीं लिया। किसी एक ऑथेंटिक बुक से मैंने पढ़ाई की और उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। झारखंड में झारखंड का एक अलग पेपर होता है, तो जो भी बुक्स अवेलेबल थे मैंने उनसे पढ़ाई की और मैंने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की। लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चंस मैंने उसके लिए सॉल्व किए थे और इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। एग्ज़ाम में मुझे बहुत इजी लगा झारखंड का पेपर जब मैंने सॉल्व किया। साथ में मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, न्यूज़ सुना करती थी, उससे भी मुझे काफ़ी सहयोग मिला। मतलब वो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके करंट अवेयरनेस को बढ़ाए रखता है। और ये जो आपने बताया कि आपने सिलेबस और क्वेश्चंस को स्टडी किया, तो आप किस ये पे पहुंची कि मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किन किताब, और किताब के सिलेक्शन में आपने क्या डिसीज़न लिया, कैसे डिसीज़न लिया? किताबों के सिलेक्शन के लिए मैंने जहाँ कोचिंग किया था वहाँ मैंने सर का गाइडेंस लिया। उन्होंने मुझे जो भी ऑथेंटिक बुक्स बताई थी मैंने उन्हीं बुक्स को पढ़ा और एक ही बुक्स को बार बार पढ़ा। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना है कि अलग अलग रास्ते पर रोज़ रोज़ चलने से अच्छा है कि हम एक ही रास्ते पर हर रोज़ चलें। उस एक रास्ते से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे और उसकी हर एक बारीकी हमें पता चल जाती है। बहुत सुंदर। आप हमें अपने स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मेरी स्कूलिंग सेक्टर 4E हाई स्कूल से हुई है और वहीं से मैंने 10th किया। 12 मैंने +2 सेक्टर 6 हाई स्कूल से किया और बोकारो महिला कॉलेज से मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ये मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपका रुझान किन सब्जेक्टों में रहा है? देखिए, शुरू से मैं साइंस ग्रेजुएट रही हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया है। तो लेकिन यहाँ इस एग्ज़ाम में जब आई तो मैंने देखा कि यहाँ साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बहुत बेसिक 7-8 क्लास की बातें पढ़नी होती हैं और वहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। तो मैंने हिस्ट्री बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना शुरू किया और मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगा। स्कूल टाइम पे जब हमने पढ़ा था तो शायद इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा करता था, लेकिन हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी बातें ऐसा लग रहा था कि हम देश दुनिया को जान रहे हैं। और जब मैं पढ़ती थी तो मैं इस तरह से पढ़ती थी कि मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जानने के लिए पढ़ रही हूँ। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी सारी बातें, अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में जानना। तो इसके लिए मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे भी लगते थे और इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए इन तीनों सब्जेक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाना। इस परीक्षा में आपने जो तैयारी की, आप उसके लिए क्या रूटीन रखती थी, उसके बारे में हमें ज़रा बताएं। देखिए, रूटीन के मामले में मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ और मेरा जो रूटीन है मैं उसे जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। मैं लेट नाइट स्टडी कभी भी नहीं करती थी, आज भी मैं लेट नाइट स्टडी नहीं करती हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है। सुबह जल्दी उठने के बाद सुबह ही मेरे क्लासेस होते थे, सुबह मैं क्लासेस जाती थी। उसके बाद आकर के क्लास में भी मैं 2-3 घंटे ग्रुपिंग में पढ़ाई करती थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में। उसके बाद घर आने के बाद 3-4 घंटे की पढ़ाई करना और फिर मैं ट्यूशन क्लासेस लेती थी। ट्यूशन क्लासेस लेना और शाम में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। शाम में 1-2 घंटे मैं पढ़ाई करती थी। जनरली 7 से 9 या 7 से 10 इस तरह से मैं पढ़ाई किया करती थी और मुझे जल्दी सोना और जल्दी उठना पसंद है। तो आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई के लिए देती थी? देखिए, एवरेज अगर ले तो मैं 5 से 6 घंटे ही देती थी, लेकिन अगर कुछ स्पेशल पढ़ना हो, कभी कुछ ऐसा सोच करके रखा है कि ज़्यादा पढ़ना है, तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता था, या एग्ज़ाम के टाइम पे ये 8 से 10 घंटे का समय हो जाता था। और मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई थी। मैं सुबह उठते ही पेपर पेन में लिख लेती थी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख लेती थी कि शाम तक वो टारगेट कंप्लीट ही ना हो पाए। मुझे पता था कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, उसी के अनुसार मैं लिख लिया करती थी और मैं इस चीज़ को अश्योर करती थी कि रात होते होते मैं उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करके ही सोऊं। तैयारियों के दरमियान आप जब बच्चों को पढ़ाती थी तो इससे आपका समय नुकसान होता था, ऐसा है, या आपको उसका बेनिफिट मिलता था? नहीं, इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। बच्चों को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, उसका वो सारी चीज़ें रिवाइज़ होने लगी और इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला और धीरे धीरे टीचिंग की तरफ मेरा रुझान भी बढ़ने लगा और मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। जेपीएससी की तैयारी के लिए आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या टॉप टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, जेपीएससी की तैयारी या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैं छात्रों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो धीरज के साथ तैयारी करें, क्योंकि कई बार इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। दूसरी बात, इसमें पढ़ाई में निरंतरता बनाई रखनी ज़रूरी है। कंटिन्यूटी नहीं होगा, आप अगर आज 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कल आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की तो वो पढ़ना बेकार है। तीसरी बात, आप रूटीन बिल्कुल फॉलो करें। आप जो भी रूटीन बनाएं उसको फॉलो करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें आगे भी चल करके, चूँकि हमारी जैसी लाइफ होती है वहाँ हमें रूटीन बहुत मेंटेन करना होता है, तो उसकी हमें अभी से आदत डालनी चाहिए। मेरा ये हमेशा से अपने छात्रों से भी कहना है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और आप उसमें आना चाहते हैं तो आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। जीवन शैली में बदलाव लाने का मतलब है कि आप जिस दिन से तैयारी करना शुरू करते हैं उस दिन से ही अपनी थिंकिंग बिल्कुल एक सिविल सर्वेंट की तरह रखें। आप जब भी सोचें, समाज के लिए सोचें, दूसरों के भले के लिए सोचें, तो ये आपकी तैयारी में भी आपको ये एक पॉजिटिविटी देगा और आगे जा कर के आपको अच्छा कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। और कड़ी मेहनत का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। हम ये जानना चाहेंगे, इस पूरे तैयारी में आपके घर वाले, इन लोगों का कैसा योगदान रहा? काफ़ी ज़्यादा समय लग गया इसकी तैयारी करने में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी मैंने किया। तो अगर मुझे परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। परिवार का हर तरह से मुझे सपोर्ट मिला। इवन मुझे घर के सारे काम काज से मुक्ति मिल गई थी। इवन मेरी मम्मी तो मुझे पानी और खाना भी ला करके खुद से ही दिया करती थी। तो परिवार का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मोरल सपोर्ट भी बहुत मिला। सभी लोगों ने, मेरी मम्मी ने, भैया, भाभी, दीदी, छोटी बहन, इवन मेरे घर के बच्चों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया। और घर के अलावा देखें तो मेरे जो शिक्षक हैं नित्यानंद पांडे सर, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं रेलवे और एसएससी की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए गाइड किया कि मुझे पीसीएस की ही तैयारी करनी चाहिए। ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने एसएससी के बैच में ही ज्वाइन किया था, वहाँ क्लासेस में। और बैच में जब पढ़ाई के दौरान मैं बार बार जवाब देती थी या सर जिन चीज़ों को पूछते थे मैं उसको जिस तरह से एनालाइज करती थी, सर ने 4-5 दिनों के अंदर ही मुझे कह दिया था कि आप इस बैच में नहीं रहिए, आपको सिविल के बैच में जाना चाहिए। तो मतलब उन्होंने आपके अंदर की बातों को पहचाना और आपको एक गाइड किया कि आपका सही रास्ता ये है। बिल्कुल, उन्होंने मेरे अंदर की बातों को पहचाना और तैयारी के दौरान भी मुझे पढ़ाया। तो और पढ़ाने के साथ साथ मुझे, चूँकि मेंस की यहाँ तैयारी नहीं होती है, लेकिन मेंस के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। समय समय पर मेरे आंसर्स चेक किए। मैं जो भी आंसर्स लिख करके दिखाती थी सर उसे चेक करते थे, क्या कमी है वो बताते थे। उनका मुझे बहुत सहयोग मिला। सच तो ये कहा जाए कि नीलम के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। छात्र के अंतर्गत जो जो गुण चाहिए वो सारे गुण मौजूद थे, जैसे उसकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी, जुझारूपन,
दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सारे गुण उसमें मौजूद थे। हम ये नहीं कहते कि वो हमेशा पढ़ाकू बच्चों की तरह पढ़ती थी, वह नियमित 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा रेगुलर पढ़ती थी। मेरे स्वर्गीय पिताजी का आशीर्वाद रहा, भगवान पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी मैं आंसर राइटिंग किया करती थी, और उनमें से कोई भी फ्रेंड बोकारो के रहने वाले नहीं है, तो हम व्हाट्सएप पर शेयर किया करते थे। अच्छा। इसके लिए व्हाट्सएप पर हमने 10-12 लोगों का एक ग्रुप भी बनाया था। अच्छा। और आज उस ग्रुप में लगभग मुझे लगता है 6 से 7 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है अलग अलग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में। उसके अलावा कुछ और भी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। जैसा अभी आपने बात की व्हाट्सअप इसमें आपका सपोर्टर बना कि सोशल नेटवर्किंग की वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप इसको किस तरह से मानती हैं? ये किसी तरह का योगदान है, जैसा कि आपने बताया कि इससे आपको फ़ायदा हुआ, आप लोगों ने ग्रुप बनाया और दूर बैठे बच्चे भी आप लोग एक साथ पढ़ रहे होते थे, तो एक यहाँ पे ये योगदान की तरह हम कह सकते हैं। मगर क्या ये इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि आप बाकी बच्चों को बताएं। देखिए, हर चीज़ का सबल पक्ष होता है तो एक दुर्बल पक्ष भी होता है। तो मैंने इसके नकारात्मक परिणाम को छोड़ते हुए इसकी जो सकारात्मकता हो सकती थी उसकी ओर ध्यान दिया। और ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप हमने बिना मतलब की बात के लिए या चैटिंग के लिए कोई ग्रुप बनाया या उसे यूज किया। हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए उसे यूज किया। ये बीपीएससी मेंस फॉर जीएस नाम का एक ग्रुप है, अभी भी वो ग्रुप चल रहा है और मैं आज भी उसमें लिखती हूँ। तो वहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल था कि जो 2 आंसर पर डे नहीं लिखेगा उसे निकाल दिया जाएगा वहाँ से, और जो इधर उधर की बातें करेगा उसे भी उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो मतलब ये अगर स्ट्रिक्टनेस रखा जाए तो हम इसको प्रबल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उसे बिल्कुल अपना एक सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं, और मुझे इसका बहुत फ़ायदा भी मिला। तो मतलब ये सोशल प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा रहा। से मुझे बहुत सहयोग मिला। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं, इस तरह की चीज़ों में, सोशल नेटवर्किंग की जो चीज़ें हैं उसमें? देखिए, सोशल नेटवर्किंग में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन हालांकि हाल फिलहाल में मैंने ट्विटर वगैरह ज्वाइन किया है, और वहाँ मैं कुछ जो हमारे देश के प्रमुख लीडर्स हैं या कुछ न्यूज़ एंकर्स हैं उनको फॉलो करती हूँ। और टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी मैं फ्री हो गई हूँ कुछ दिनों से, तो उनको मैं फॉलो भी करती हूँ और अपनी जो राय है वो भी रखती हूँ हर एक सामाजिक मुद्दे पर। मुझे ये बहुत पसंद रहा है शुरू से सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखना, तो मैं वहाँ अपनी राय उन लोगों के साथ साझा करती हूँ। और ऐसे फ्री टाइम पे मुझे अपने चैनल पे पढ़ाना पसंद है और कविताएं लिखना मुझे पसंद है। इस तरह फ्री टाइम मैं इसी तरह से गुजारा करती हूँ। इसके अलावा मुझे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो मैं फ्री टाइम पे, हालांकि मैं अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फ्री टाइम मिलने पे मैं इसमें भी आगे करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसे एक साइंस मानती हूँ, कोई भी मिथ ना मान करके साइंस अच्छा। मानती हूँ और आगे मैं इसमें बढ़ना चाहती हूँ।